चलिए आज हम लोग नए चैप्टर के साथ जुड़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर चालू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा टॉपिक जो है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग सीखेंगे। आखिर यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग को 2-3 टॉपिक के बारे में जानना है जो कि आपका बेसिक स्तर है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम है तो किस चीज़ पर आधारित है, इसका यह जो संख्या है वह किस चीज़ पर आधारित है उसका हम लोग पहले थोड़ा सा जड़ रहे हैं। अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस इस चैनल में आपका स्वागत। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक स्तर में हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनती की संख्या जो भी है, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या क्या है? सम संख्याएं, सम संख्या किसे कहते हैं अर्थात सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जो है वैसी सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में वह वैसी संख्याएं जो 2 से भाग दिए जाने पर, 2 से भाग देने पर पूरी कट जाती है, शेष के रूप में शून्य बचता है, उसको हम कहते हैं सम संख्याएं। इसके बाद में हम लोग का है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है ये भी आप लोग बेसिक स्तर से पढ़ चुके हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यहाँ पर हो गया। तो विषम संख्याएं क्या है? वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें से विषम संख्या उसको कहेंगे जिन्हें 2 से भाग देने के बाद हर स्थिति में वह एक शेष बचता है, अर्थात 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है, उसको हम कहते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं भी आप जान गए। अब यहाँ पर है हम लोगों को चौथा जो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं क्या है भाई? तो वे प्राकृतिक संख्याएं, वैसे संख्याओं का समूह, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणनखंड निकालने पर जब हम उसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हो, जैसे 4 को हम तोड़ते हैं तो 1 गुना 2 गुना 2 यानी 1 2 और 2 मिल रहा है। 5 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 5 मिलता है। 6 को अगर हम तोड़ते हैं तो 1 2 3 और 6 मिलता है, जो कि ये संख्याएं से उससे कटने वाली है। तो ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो भाज्य संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक, अर्थात दूसरे रूप में इसको कह सकते हैं वैसी संख्याएं जिस संख्या का गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, या हम इसको शॉर्ट में कहेंगे कि 2 से अधिक हो, वे सभी संख्याएं क्या है? तो वे सभी संख्याएं हमारा क्या है? तो भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर इसके बाद में हमारा है 5वां में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। जिसकी संख्याओं का, जिन संख्याओं का गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो केवल 2 आएगा, अर्थात तो वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, अर्थात दूसरे में ऐसे भी कहते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 1 और संख्या स्वयं होती है वो संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं होती है। तो हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पर विशेष चर्चा हम लोग को करना है। इसके बाद में हम लोग को है कि परिमेय संख्याएं। इसके बाद में हम लोग का है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और इसके बाद में है 7वां अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं
वे परिमेय संख्या क्या है भाई? तो वे वैसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, वेयर q, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात q जो है वह 0 के बराबर न हो, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या है? तो वैसी सभी संख्याएं जिनका गुणक, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस संख्याओं के बारे में जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन सभी संख्याओं का हमारा यहाँ पर प्रयोग करना सीखना है। ये सभी संख्याओं के बारे में उपयोग किया जाएगा, इस चैप्टर में हम लोग प्रयोग करेंगे, और इसलिए ये सभी संख्याओं का बेस जानकारी होना आवश्यक था, इसलिए हमने इन सभी संख्याओं को दोहरा दिया, आपको रिमाइंड कर दिया। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथ्म को अच्छी तरह समझने के लिए अब एक हम लोग का प्रोसेस भी है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है वो क्या कहता है हम लोगों से। तो देखिए, इसका कथन है कि हमारे पास बहुत सारी संख्याओं का समूह है। इन संख्याओं के समूहों में हम लोग दो भाग में बांटते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। तो धनात्मक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पर शून्य से दाएं की ओर हो। हम लोग क्या उसको परिभाषित करते हैं? वैसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर शून्य से दाएं तरफ हो, अर्थात वैसी संख्याएं जो शून्य से अधिक हो, उसे हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। और दूसरा जो होता है कि वैसी संख्याएं जो शून्य से बाईं ओर हो, अर्थात शून्य से कम हो, उसमें माइनस का चिन्ह लगा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याओं का समूह मिला। तो हम लोग धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं क्लास 7 में पढ़े हैं। अभी हम लोग फिर रिमाइंड उसको कर लिए। तो धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं जानने के बाद हम लोग का है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये क्या कहता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, ये हम लोग को क्या कहता है, इसी को हम लोग को समझना है। तो ये कहता है कि कोई भी संख्या में एक धनात्मक संख्या जो है, कोई भी संख्याओं के समूह में एक धनात्मक संख्या जो होती है, वह संख्या हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अर्थात अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो प्राप्त होती है, वह हमारा क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्या होती है। अर्थात अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमारा ये कथन को कहता है कि जो हमारे पास संख्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक धनात्मक भाज्य संख्या को, एक धनात्मक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कथन ये कह रहा है कि हमारे पास जो अभाज्य संख्याओं का समूह है, तो ये भाज्य संख्या से ही अभाज्य संख्या बना होता है। जो हमारी एक संख्या है, उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 जो लिखा हुआ है, तो यह अभाज्य संख्याओं के मिलने से भी बना हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम 6 को तोड़ दें, तो हम 6 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर हमारे पास मिला कितना? 1 गुना 2 गुना 3। ट्री फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर जैसे 6 है, इसको जब हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो हमारा मिलता है क्या? कि 2, और यहाँ पर हमारा मिलता है 3, यानी 2 और 3। यहाँ पर दोनों को हम गुना करेंगे तो इसके रूप में आ गया, लेकिन अब हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब एक जो है हमारा यहाँ पर एक सभी संख्याओं का, एक जो है सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, सभी संख्याओं को भाग देने पर काटने वाली संख्या होती है, इसलिए एक उसमें समाहित होती है। और इस प्रकार से इसका हम जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि 1 गुना 2 गुना 3, और ये सब मिल करके होंगे 6। तो इस प्रकार से ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो है ये कहता है कि एक जो संख्या है, जो भाज्य धनात्मक संख्या है, भाज्य धनात्मक संख्या जो 6 है, वह अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही हमारा कथन कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
इसके बाद में हम लोग और देखते हैं, जैसे कि 9 है, अगर 9 को हम तोड़ देते हैं तो 1 × 3 × 3 मिलता है। इसी प्रकार से अगर इसको हम तोड़ देंगे तो 1 × 3 × 5 मिलता है। ये सभी संख्याएं देखिए अभाज्य संख्याओं का समूह हमारे पास प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम 8 को तोड़ दें तो 1 × 2 × 2 × 2 मिलता है। यहाँ पर अगर हम 20 को तोड़ दें तो 1 × 2 × 2 × 5 मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिल रहा है इन संख्याओं का समूह और अभाज्य संख्याओं का जो समूह हमारा मिल रहा है, ये अभाज्य संख्याओं का समूह जो है वह किसी धनात्मक एक भाज्य संख्या का समूह है। तो भाज्य संख्याओं के इस समूह को ही हम क्या कहते हैं, इस समूह को क्या कहेंगे, अंकगणित के आधारभूत परिमेय संख्या का प्रयोग। तो इस प्रयोग में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक जो धनात्मक संख्या है वह अभाज्य संख्याओं के ग्रुप के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसको गुणा के रूप में लिखने पर पुनः हमारा भाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। आइए हम इसको अब आधारभूत प्रमेय को और अच्छी तरह समझते हैं और उस टॉपिक पर जाते हैं जहां हमारा हल कैलकुलेशन है। तो आइए देखते हैं।